हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे साइंस की अगली क्लास रहने वाली है और ये क्लास नंबर 36 होगी। इससे पहले हमारी 35 क्लासें हो गई हैं और आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आपका जो इलेक्शन है वो भी हो चुका है और अब आपकी जो आचार संहिता है वो भी 3 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो आपका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी बच्चे यहाँ नोटिफिकेशन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद से तैयारी करेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। क्योंकि कुछ बच्चे रेगुलर बने हुए हैं, जब से पात्रता परीक्षा हुई है तभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। और आपकी जो है आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो है साइंस की पोस्टें बहुत ही कम आएंगी। तो आपको बता दें, जैसे 50 भी पोस्ट आती हैं तो आपके लिए केवल एक पोस्ट मायने रखती है। ये जो 49 पोस्टें हैं इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कितने ही अच्छे नंबर ले आएँ, मिलेगी आपको एक ही पोस्ट। तो बस आपको यही मतलब अपने दिमाग में सेट करना है कि हमें एक पोस्ट से मतलब है और बहुत अच्छी तैयारी यहाँ हमें करनी है, ठीक है। तो इस पर एक सेशन लेकर के आएंगे वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स की हम तैयारी अब कैसे करें और क्या इसमें पेडागॉजी पूछी जाएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम अपने जो क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम देखने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र। जो हम पढ़ रहे थे उसी क्रम में एक दो कमेंट्स आए हुए थे कि पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा कैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया था कि सीधा बनता है, ऑप्शन सेकेंड दिया था उल्टा बनता है, फिर दिया था उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार का होता है, और फिर एक ऑप्शन और था, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। अब ये जो टॉपिक होते हैं, जब हम नोटिफिकेशन आ जाता है और तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आउट करके आ जाते हैं। तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से यहाँ पर कवर अभी कर लेना है। और यहाँ पर जो क्लासें हैं हमारी 35 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने पहले बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था। तो बायोलॉजी में आपके जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, जैसे सजीव जगत हो गया, तो ये टॉपिक तो बदल नहीं है, सिलेबस चेंज भी होगा, जैसे तो कुछ टॉपिक या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सजीव जगत हो गया, जीवों का वर्गीकरण, ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं। जब आप उठा करके इनको बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है 35 क्लासें हुई हैं और जिसमें हमने कोशिका बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है। कोशिका के बाद ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक, पादप ऊतक पढ़ा दिया था। इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण जो होता है उसी का एक क्रम चल रहा है, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण में आपको हमने द्वि जगत पद्धति से लेकर के 5 जगत पूरा यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। तो जो 5 जगत होते हैं, जैसे मोनेरा जगत, ठीक है, तो ये कहने में तो छोटा सा है कि मोनेरा जगत, केवल इसके लक्षण पढ़ लिए हो गया मोनेरा जगत, लेकिन ऐसा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। मोनेरा जगत क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से आपके जीवधारी आते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जीवाणु कहाँ आते हैं, विषाणु किस वर्ग में आते हैं, ये हर एक चीज़। फिर जीवाणु विषाणु के द्वारा कौन से रोग होते हैं, मानव में कौन से रोग होते हैं, पादपों में कौन से रोग होते हैं, ठीक। तो बहुत ये डीप चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, तब जा कर के हम कहीं अच्छा स्कोर कर पाते हैं और कंपटीशन को यहाँ पर हम मतलब फेस कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मोनेरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत होता है एक, फिर कवक जगत होता है, फिर जंतु जगत होता है और पादप जगत। तो पादप जगत के अंतर्गत ही ये आपका जो है आपको पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी क्या कहलाता है, क्योंकि ये ईवीएस का भी चैप्टर माना जाता है और ये आपके जो है साइंस में भी आपके पादप जगत में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या कहलाते हैं। तो इससे पहले एक दो लेक्चर जो हुए हमारे, लगभग 34 और 35 नंबर होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी क्या कहलाती है, इसकी विभिन्न शाखाएं क्या होती हैं, और फिर पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बस ये याद रखना होता है कि कौन सा पिरामिड उल्टा बनता
बनता है, कौन सा पिरामिड सीधा बनता है। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड पढ़ने से पहले हमें पोषण स्तर पढ़ना होता है। पोषण स्तर क्या कहलाते हैं, ट्रॉफिक्स लेवल्स क्या कहलाते हैं। तो इससे पहले जो हमने पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा था, मानी इकोसिस्टम जो हमने पढ़ा हुआ था, तो इकोसिस्टम में आपने पढ़े थे कि जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक और दूसरा आपका हो जाता है अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैविक मतलब जिन्हें हम जो जीवित होते हैं, ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ था जैविक घटक में कि सबसे पहले उत्पादक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हरे पेड़ पौधे आ रहे थे। फिर आपके जो उपभोक्ता होते हैं, तो उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, मतलब एक दूसरे का भक्षण करते हुए चलते थे। और फिर आपके अपघटक होते, कंज्यूमर होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को पुनः चक्रण कर देते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सफाई करता जिन्हें माना जाता है। तो ये आपके जैविक घटक होते थे। अजैविक घटक में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, ताप क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें, वायु क्या होती है, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो पोषण स्तर हैं, पोषण स्तर आपके जैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब जो जैविक घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन्हीं को डिवाइड किया जाता है पोषण स्तरों में। ठीक है, तो यदि आप पोषण स्तर समझ लेते हैं तो फिर आप आसानी से ही आपके जो 10% का नियम है, ऊर्जा के 10% का नियम, एक क्वेश्चन ये भी बना था, प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर कि 10% का नियम किसने दिया, ऊर्जा के 10% का नियम। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लैंडमैन ने दिया था। किसने, लैंडमैन ने दिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 10% का नियम क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पोषण स्तर क्या होते हैं, ट्रॉफिक्स लीव्स क्या होते हैं। तो अनेक जीवोम से जीवमंडल का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे जीवोम तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो अभी थोड़ी ही देर में आपकी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जीवोम, इसे ही हम बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम्स। तो बार बार आप जब पारिस्थितिक तंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ एक शब्द निकल करके आता है कि बायोम्स। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बायोम क्या कहलाते हैं। तो यहीं बता दें आपको कि जो जीवोम होते हैं, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में, अब पारिस्थितिक तंत्र हम पढ़ चुके, किसी का मतलब पारिस्थितिक तंत्र कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्थलीय और एक जलीय। फिर स्थल में भी कई प्रकार के पारिस्थितिक, स्थल में आपका वन हो गया तो वन पारिस्थितिक तंत्र, एक छोटे से जीव से लेकर एक बहुत विशाल महासागर तक अपना अपना पारिस्थितिक तंत्र निर्मित कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जीवोम है वो क्या कहलाता है, अर्थात किसी पारिस्थितिक तंत्र में, मान के चलिए एक घास पारिस्थितिक तंत्र है। क्या है, घास पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो या वन पारिस्थितिक तंत्र ले लेते हैं, क्या, वन पारिस्थितिक तंत्र। तो मान के चलिए किसी पारिस्थितिक तंत्र में, तो किसी ना कहेंगे, हम कहेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र में। वन में क्या होंगे, पौधे भी होंगे। क्या होंगे, पौधे भी होंगे और विभिन्न प्रकार के प्राणी भी होंगे। प्राणी मतलब जानवर होंगे, मनुष्य भी हो सकते हैं, अन्य प्राणी, प्राणी मतलब सब कुछ इसमें जीवित पदार्थ आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों और प्राणियों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं, बायोम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बायोम क्या कहलाता है। तो कोई भी जैसे समुद्र पारिस्थितिक तंत्र ले लिया हमने, क्या ले लिया, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो इसमें भी आपके पौधे होंगे और इसमें भी आपके प्राणी होंगे। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और प्राणियों के सम्मिलित रूप को क्या कह देंगे, बायोम कह देंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो इन्हीं बायोमों से मिलकर, कई बायोम्स से मिलकर क्या बनता है, हमारा पूरा जीवमंडल बनता है। जीवमंडल जिसमें आपके जीवित और निर्जीव प्राणी निवास करते हैं। ठीक है, तो अनेक जीवोमों से जीवमंडल का निर्माण होता है और अनेक परितंत्रों से जीवोम बनता है। परितंत्र आपको बता दिया, जैसे वन परितंत्र, समुद्र परितंत्र, तो इनसे क्या बना, जीवोम बना, और जीवोम से क्या बना, जीवमंडल बना। फिर देखिए, प्रत्येक परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखला विद्यमान रहती है। मतलब आहार श्रृंखला आपको बताया था, फूड चेन क्या कहलाती है। ठीक है, जिन्हें हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और एक होता है खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, प्रत्येक परितंत्र में, मान के चलिए एक वन परितंत्र है तो वन में आपके पौधे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पौधे हो गए। अब जो पौधे होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। अब इन पौधों पर डिपेंड रहेंगे कुछ और जीव जंतु, जैसे यहाँ गाय हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, तो ये इनसे अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, पौधों से पत्तियाँ खा रहे हैं। ठीक है, घास खा रहे हैं। और फिर इसके बाद गाय और बकरी
को खाने वाले और प्राणी होंगे, ठीक है, जैसे मांसाहारी प्राणी होगा, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, तो एक दूसरे पर क्या रहते हैं, पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। तो यही हमारी एक श्रृंखला बनाती है, खाद्य श्रृंखला, ठीक। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अनेक जीवों से जीवमंडल बनता है और अनेक परितंत्रों से जीवोम बनता है, और ये आपको पढ़ना जरूरी भी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से उठ सकते, जैसे कह देंगे अनेक परितंत्रों से बनने वाली रचना कहलाती है। ऑप्शन दे दिया जीवमंडल, ऑप्शन दे दिया जीवोम या वायोम, या अन्य ऑप्शन दे देंगे खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। तो याद रखेंगे अनेक परितंत्रों से जीवोम बनता है। इसी तरह से कह देंगे अनेक जीवोमों से मिलकर क्या बनता है, तो जीवमंडल बनता है। फिर कहेंगे एक परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं, आहार श्रृंखलाएं या जो आहार जाल होता है, खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखला, थोड़ा सा यहाँ आवाज़ का इशू है तो आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर प्रत्येक परितंत्र में अनेक आहार श्रृंखला विद्यमान रहती। आहार श्रृंखला आप समझ गए, खाद्य श्रृंखला जिसे कहते हैं, फूड चेन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर रहना, ठीक है। और जब कई माध्यम बनते हैं, मतलब पोषण के लिए एक जटिल स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब संरचना बन जाती है, तो वो क्या कहलाता है, फिर हमारा खाद्य जाल कहलाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए आहार श्रृंखला तो बन गई, अब इस आहार श्रृंखला में भी कई स्तर होते हैं एवं प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। जैसे मान के चलिए ये हमने एक क्या बना दिया, एक संरचना बनाई, ठीक है। तो सबसे नीचे यहाँ पर हो गए हमारे पौधे, क्या हो गए, पौधे। फिर पौधों को खाने वाले यहाँ कुछ जीवधारी जिन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले कुछ जीवधारी जिन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले कुछ जीवधारी जिन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। और यहाँ पर आपके जो होंगे वो अपघटक आ जाते हैं। तो कोई भी जो स्तर होता है 5 से अधिक का नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो अधिकतम कितने स्तर हो सकते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, 5 स्तर तक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक स्तर पर भोजन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण, मतलब एक से जो ऊर्जा है दूसरे पोषण स्तर में जा रही है, दूसरे से ऊर्जा तीसरे पोषण स्तर में जा रही है। तो इन्हीं स्तरों को पोषण स्तर कहते हैं, आप समझे होंगे यहाँ पर। इस प्रकार उन स्तरों या बिंदुओं जिनसे होकर जो ऊर्जा है, मतलब जो पोषण से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वह एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण या गमन होता है, यही पोषण स्तर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे इतना समझाने की क्या ज़रूरत, आसानी से समझ सकते थे। तो ये समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। तो एक भी यदि हमें फैक्ट ध्यान आ जाता है तो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती हैं। तो आप समझेंगे पोषण स्तर क्या कहलाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आहार और ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। तो श्रृंखला आपको बता दी कि पौधे हैं, पौधों से गाय बकरी आपकी जो है पोषण ले रही है, गाय बकरी से आपके जो है अन्य प्राणी पोषण, तो एक श्रृंखला चलती रहती है। तो यही आपकी आहार श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। जीवोम बायोम आपको बता दिया क्या कहलाता है। तो परितंत्र में पौधों प्राणियों के सम्मिलित रूप को जीवोम कहते हैं। तो इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर लाएंगे उसमें आपको जो विभिन्न पारिस्थितिकी अवधारणाएं हैं, जैसे यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है, जैसे कह देंगे आपसे कि जो है यूट्रॉफिक्स क्या कहलाते हैं, एफिफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं, अनुक्रमण पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, बेंथोस क्या कहलाते हैं, बोरियल क्या होते हैं, नेक्टन क्या कहलाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, निकोटेन क्या कहलाते हैं, ठीक है, असमतापी समतापी जंतु क्या होते हैं। इसके बाद आपके स्वपोषी परपोषी क्या कहलाते हैं, जीन बैंक क्या कहलाता है। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए जो आहार श्रृंखला है, तो पोषण स्तर तो समझ गए कि क्या कहलाते हैं। अब जो पोषण स्तर होते हैं आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं, ठीक है। तो 4 पोषण स्तर में इनके नाम पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3 और पोषण स्तर 4 हैं, जो आपको याद रखने हैं। तो आसानी से आपको बता देंगे, आपको याद भी रहेगा कि क्या होते हैं। पोषण स्तर 1 जो होता है यह आधार स्तर कहलाता है, मतलब पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो है
भोजन मतलब जो आधार माना जाता है पोषण का, वो आपका पोषण स्तर फर्स्ट माना जाता है। और इसमें आपके उत्पादक आते हैं, और उत्पादक आप समझते हैं क्या कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो उत्पादक। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं, तो आपके जो हैं पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो वो इस श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और फिर इसी भोजन को खाने वाले जो हैं प्राणी जो हैं वो आपके पोषण स्तर सेकंड में आएंगे। तो आप समझे होंगे यह आधार स्तर है। स्वपोषित मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, आपको इंग्लिश में नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे वर्ग के जंतुओं के लिए ये हरे पौधे या जो घास है वो आहार ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। तो आपको पोषण स्तर 1 में याद रखना है, स्वपोषी आपके या प्राथमिक उत्पादक इसमें आते हैं, प्राथमिक स्तर कहलाता है, पोषण स्तर 1 कहलाता है। फिर है आपका पोषण स्तर 2 यानी ट्रॉफिक लेवल 2। इसके अंतर्गत भी वे जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, पोषण स्तर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना अभी कि सबसे पहले उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, मतलब जो केवल शाकाहारी होते हैं, मतलब जो मांस का भक्षण नहीं करते, केवल शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आ गया प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसमें खरगोश हो गया, ये क्या खाएगा, घास खाएगा, हिरण घास खाएगी, हाथी पत्तियां, गाय आपकी जो है पत्तियां खाएगी, बकरी, ऊंट, घोड़ा, जिराफ, भेड़, ये सब शाकाहारी होते हैं। तो ये आपके जो है पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। फिर पोषण स्तर जो 3 होता है, इसके अंतर्गत मांसभक्षी आ जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वे जंतु आएंगे जो अपने आहार के लिए पोषण स्तर 2 के शाकाहारी जंतुओं को, देखो ये उत्पादक को तो खाएंगे ही, साथ ही प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें फिर जो मांसभक्षी हैं इनको भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, स्थलीय मांसभक्षी, मृदावासी और जलीय। तो स्थल पर जो रहते हैं जैसे शेर है, बाघ है, चीता, छिपकली, मकड़ी, भालू, बाज, तो ये आपके जो है द्वितीयक जो पोषण स्तर 2 है उसमें जो जीव जंतु आ रहे हैं उनको ये खा जाते हैं, अर्थात मांसभक्षी हैं। और मृदावासी यानी जो मृदा में रहेंगे मांसभक्षी, जैसे बैक्टीरियास हो गए। और जलीय मांसभक्षी जो जल में होते हैं और मतलब दूसरे जीवों को शिकार बनाते हैं, हेरिंग, घड़ियाल और मेंढक हो गए, ठीक है। ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर पोषण स्तर 4 जो होता है, इसके अंतर्गत वह जंतु आएंगे जो प्रथम हमने 3 पढ़े, उत्पादक पढ़े, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, इन तीनों का भक्षण कर जाते हैं। तो ये आपके जो है सर्वाहारी कहलाते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है मनुष्य, ठीक है। तो ये आपके पेड़ पौधों से भी पोषण प्राप्त कर सकता है और मांस वगैरह भी ये खा जाता है, ठीक है। तो ये सर्वाहारी होता है और पोषण स्तर 4 में आता है। तो आप समझ गए होंगे, वहाँ हम पढ़ रहे थे जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और जो आपका है अपघटक, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर पोषण स्तर में डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे 10% का नियम क्या होता है। तो याद रखेंगे जो जीव वैज्ञानिक हैं लिंडमान, इन्होंने 1942 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो ये 10% का नियम का मतलब होता है कि यहाँ जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मान के चलिए उत्पादक यदि कम हो जाए, जैसे हम इस तरीके का ग्राफ बना दें, यहाँ दे दें पेड़ पौधे, मतलब ये उत्पादक हो गए, ठीक है। क्या हो गए, उत्पादक, ये पेड़ पौधे हो गए, सबसे नीचे क्या हो गए, पेड़ पौधे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है, फिर इसको खाने वाले और अधिक हो गए, फिर इनको खाने वाले और अधिक हो गए, फिर इनको खाने वाले और अधिक हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब पौधों की संख्या कम है और इनको खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पेड़ पौधे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और फिर
फिर जो द्वितीयक, तृतीयक और जो चतुर्थ पोषण स्तर के प्राणी होंगे उनको पोषण बचेगा ही नहीं, तो पूरी पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक ग्राफ जब बनता है तो ये पूरे पृथ्वी में असंतुलन पैदा कर देता है, तो ये गलत होता है। आप यहाँ देखिए, ये सही ग्राफ दिया गया है 10% के नियम का, कि यहाँ पर जो है सबसे पहले है आपका उत्पादक जिन्हें हम पेड़ पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। इनकी संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, फिर इससे कम है प्राथमिक उपभोक्ता की, मतलब इनको खाने वाले जो हैं इससे कम है, तो संतुलन बना रहेगा। ठीक है, फिर इनको खाने वाले की संख्या और कम है, मतलब यहाँ पर तो जो ऊर्जा है इनसे, यहाँ पर जो ऊर्जा जाती है वो केवल 10% ही जाती है, बाकी जो 90% ऊर्जा होती है वो ब्रह्मांड में आपके वितरित की जाती है। ठीक है, तो ये 10% का नियम आप देखिए। इस नियम के अनुसार जब हम पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 2 की ओर बढ़ते हैं, पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 2 की ओर बढ़ते हैं, तो ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे क्या होती जाती है? कमी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, फिर इनको कम ऊर्जा, फिर इसको और कम, मतलब संख्या के आधार पर। ठीक है, तो वास्तव में पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब हम जाते हैं तो मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो अंतिम पोषण स्तर होता है, सबसे ऊपर का जो पोषण स्तर होता है, उसमें पुनः चक्र हेतु ऊर्जा की कुछ भी मात्रा उपलब्ध नहीं होती। इस कारण ऊर्जा के प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता कि चक्रण हो जाए और पुनः यहाँ से ऊर्जा यहाँ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय या पुनः चक्रित होती है, तो याद रखेंगे एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह होता है। आई होप आप 10% का नियम भी समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड, आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए पारिस्थितिकीय पिरामिड क्यों बन जाते हैं। ठीक है, तो जो चार्ल्स एल्टन है, इन्होंने खोज की थी सन 1927 में पारिस्थितिकीय पिरामिड की। तो ये कुछ फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के विभिन्न पोषण स्तरों से स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, और विभिन्न मार्गों में गमन होता है, यहाँ गमन होगा। ठीक है, पोषण स्तरों पर भंडारित सकल बायोमास पर विचार किया जाता है, तो कई विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। अब आप कहेंगे बायोमास क्या होता है, तो आपको बता दें, किसी विशेष क्षेत्र या पोषण स्तर पर मौजूद सभी जीवधारियों के शुष्क भार को ही बायोमास कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं यहाँ पर सामने आ जाती हैं। तो देखिए, आहार श्रृंखला, अब आपको बार बार नहीं बताएंगे कि आहार श्रृंखला होती क्या है। तो आहार श्रृंखला में पोषण स्तर 1 से बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जातियों की संख्या में कमी होती है। अभी आपको बताया, उत्पादक सबसे ज़्यादा हैं, फिर उनसे कम है आपके प्राथमिक उपभोक्ता, उनसे कम है आपके द्वितीयक उपभोक्ता, उनसे कम है आपके तृतीयक उपभोक्ता, सबसे कम है आपके अपघटक। ठीक है, तो पोषण स्तर जो आहार श्रृंखला बन रही है, इसमें पोषण स्तर ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। तो पोषण स्तर 1 से बढ़ते पोषण स्तर यानी 2 की ओर जाएंगे, 3 की ओर, 4 की ओर, तो जातियों की जो संख्या होती है वो कैसी होती जाती है? कम होती जाती है, अर्थात बढ़ते पोषण स्तरों में जातियों की संख्या घटती जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक कथन सही है या गलत है। नेक्स्ट है, पोषण स्तर 1 में सर्वाधिक बायोमास या जैवभार होता है। यहाँ मतलब है जीवों की संख्या का भार से। ठीक है, मतलब कितनी भार है उसका। तो यहाँ पर जो है पोषण स्तर 1 सबसे बड़ा है, अर्थात यहाँ पर जैवभार सबसे अधिक होगा, और अंतिम पोषण स्तर सबसे छोटा होता है, तो उसका जो जैवभार है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर ऊर्जा की सुलभता प्रत्येक अगले पोषण स्तर, अर्थात पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 की ओर जाने पर घटती है। मतलब सबसे नीचे स्तर सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, और सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो ऊर्जा जो होती है वो घटती जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार आहार श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, सकल बायोमास और ऊर्जा की सुलभता या प्राप्यता में इस तरह की कमी होती है कि उसका आकार पिरामिड जैसा हो जाता। देखो, सबसे मतलब पिरामिड के जैसा हो रहा कि नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा आपका मतलब क्या है, यहाँ पर जातियों की संख्या भी सबसे अधिक है, जैवभार यानी बायोमास
भी सबसे अधिक है और यहाँ पर ऊर्जा भी सबसे अधिक है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इनकी संख्या में कमी होती जाती है, होती जा रही कि नहीं होती जा रही, ठीक है, कमी होती जाती है। तो यही एक पिरामिड का रूप धारण कर लेता है और यही आपका पारिस्थितिकीय पिरामिड कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये पारिस्थितिकीय पिरामिड बनते हैं। अब खाद्य श्रृंखला का क्रम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में 5 स्तर से अधिक का नहीं होता। मतलब अभी आपको बताया कि अधिकतम जो स्तर होंगे वो 5 होंगे और जो कम से कम होते हैं वो 4 तो होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्तर से कोई आपका जो है स्तर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आहार श्रृंखला के हर स्तर पर संचित ऊर्जा का अधिक भाग ताप के रूप में वितरित हो जाता है। अब पारिस्थितिकीय पिरामिड याद रखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या पिरामिड, एक होता है जैवभार पिरामिड और एक होता है ऊर्जा पिरामिड। तो संख्या पिरामिड अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ होती है, सबसे निचले स्तर में। फिर जैवभार भी सबसे अधिक कहाँ होता है, निचले स्तर में। तो कभी कभी जो आपका है यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कह दिया कि घास का क्या कहेंगे, अब यहाँ पर हर एक का पिरामिड बनेगा। जैसे कहेंगे घास पारितंत्र, घास क्या है, एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो घास पारिस्थितिक तंत्र में जैसे कह दिया घास पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, किसमें, घास पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा। फिर जैसे कहेंगे समुद्र पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये भी पूछ सकते हैं। फिर कहेंगे घास पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार पिरामिड कैसा होगा या समुद्र पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार पिरामिड कैसा होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए संख्या पिरामिड यानी नंबर पिरामिड क्या होता है। तो आहार श्रृंखला में बढ़ते पोषण स्तरों में जीवों की संख्या में प्रगामी ह्रास को संख्या पिरामिड, मतलब सबसे पहले जैसे मान के चलिए ये एक पिरामिड है, ठीक है, और कौन सा पिरामिड है, संख्या पिरामिड है। तो इसमें पोषण स्तर है, ठीक है, क्या है, पोषण स्तर है। तो यहाँ पर उत्पादक हो गए, यहाँ हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या फिर यहाँ पर एक ही मानेंगे तो यहाँ अपघटक हो गए। अब देखिए यहाँ पोषण स्तरों में संख्या पर ध्यान देंगे ना कि जैवभार पर। संख्या मतलब जो पेड़ पौधों की संख्या है वो सबसे अधिक है, इससे कम किसकी संख्या है, पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों की। फिर जैसे यहाँ गाय बकरी आ गई, फिर गाय बकरी को खाने वाले जीव जैसे शेर बाघ हो गए तो इनकी संख्या इससे कम है। फिर यहाँ सबसे कम होंगी अपघटक की संख्या। तो एक कैसा पिरामिड बन रहा है, एक प्रकार से सीधा पिरामिड, ठीक है। तो जो है जैसे कह दिया घास स्थल का संख्या पिरामिड कैसा होगा, तो सीधा बनेगा। तो यहाँ पर संख्या पर ध्यान देना है, ठीक है, आपको भार पर ध्यान नहीं देना है। तो संख्या पिरामिड उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ता की संख्या को दर्शाएगा और यह उल्टा भी बन सकता है और सीधा, दोनों प्रकार का ही होता है। तो अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन कौन से संख्या पिरामिड उल्टे बनते हैं और कौन कौन से सीधे बनते हैं। तो सबसे पहले है घास स्थल का संख्या पिरामिड। तो आप चित्र के माध्यम से देखिए ये सीधा बनता है, मतलब यहाँ जो घास है वो कैसी है, अधिक मात्रा में है, मतलब ये उत्पादक हो गई, क्या हो गई, उत्पादक हो गई। घास क्या हो गई, यहाँ पर उत्पादक हो गई हमारी। फिर घास को खाने वाले जो जीवधारी हैं, जैसे यहाँ चूहा देख रहे हैं आप, गाय देख रहे हैं और यहाँ पर बकरी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपके प्राथमिक उत्पादक हो गए, क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, मतलब इससे कम इसकी संख्या है। फिर जो ए उपभोक्ता हैं इनको इसके बाद आएंगे आपके द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब जो जीवधारी हैं, मेंढक हो गया, मछली हो गया, तो ये आपके जो हैं किस में आएंगे, जैसे चूहे को खा जाएगा, ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। फिर यहाँ पर और देखेंगे आप तो यहाँ बाज आ गई और सर्प आ गया, फिर ये शेर आ गया, तो इनकी संख्या आप देख रहे हैं घटती जा रही है और ये एक पिरामिड का रूप ले रही है और ये घास स्थल का परितंत्र है। तो ये कैसा बनता है, तो घास स्थल का संख्या पिरामिड है जो सीधा बनेगा। फिर अगला एग्जाम्पल है तालाब का संख्या पिरामिड, तो ये भी सीधा बनेगा। तालाब से मतलब है कि जो तालाब होता है तो सबसे नीचे जो है अनेक जीवधारी होंगे, उसके बाद इसको खाने वाले इससे कम होंगे, इनको खाने वाले मतलब यहाँ बड़ी यहाँ छोटी मछलियाँ होंगी, यहाँ बड़ी, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, ठीक है। तो ये भी आपका जो तालाब का परितंत्र है, या तालाब को ही जलीय परितंत्र पूछ लेते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि जल परितंत्र का संख्या पिरामिड कैसा होगा या तालाब परितंत्र का संख्या पिरामिड कैसा होगा, तो ये सीधे बनते हैं। फिर पेड़ का संख्या पिरामिड,
तो यहाँ पेड़ का संख्या पिरामिड पूछा है, ना कि जैवभार पिरामिड। ठीक है, यदि जैवभार पिरामिड कहेंगे तो फिर वो सीधा बनेगा, लेकिन यहाँ संख्या पिरामिड, संख्या पर ध्यान देना है, तो संख्या पिरामिड पेड़ का कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहीं पर हम वन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वन का भी उल्टा बनेगा। तो यहाँ पेड़ तो यहाँ पर एक है, इस पे जो है डिपेंड रहने वाले जो जीवधारी हैं वो कई हो सकते हैं। चिड़िया हो सकती है, चिड़िया के बाद आपके कोयल हो सकती है, कौआ हो सकता है, कई प्राणी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ संख्या देखनी है आपको, ना कि भार देखना है। यदि यहीं पर ये हम कह दें कि पेड़ का जैवभार पिरामिड कैसा होगा, तो फिर वो सीधा बनेगा, वहाँ भार पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ इसकी संख्या जो उत्पादक है वो संख्या में कम है, फिर इस पर निर्भर रहने वाले जीव अधिक हैं, फिर इनको खाने वाले और अधिक हैं, और यहाँ सबसे अधिक है। मतलब ये उल्टा बन गया। कैसा बन गया, उल्टा। अर्थात पेड़ का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब देखते हैं जैवभार या बायोमास पिरामिड। तो इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ संख्या नहीं देखेंगे, यहाँ भार देखेंगे, वजन देखेंगे। ठीक है, और यह भी उत्पादक और उपभोक्ता के जैवभार को ही दर्शाता है, और यह भी उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। तो देखिए, वन को ही वृक्ष कहेंगे, या स्थल पर जो परितंत्र बनता है तो उसका जैवभार पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, और समुद्र या जलीय परितंत्र का जैवभार पिरामिड उल्टा बनेगा। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि उल्टा कैसे बनता है। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड। तो ये याद रखना है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है, क्योंकि आपके संख्या और जैवभार पिरामिड उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा पिरामिड इसका प्रवाह एक दिशीय होता है, और इसका जो पिरामिड है वो हमेशा ही सीधा बनता है। तो इस प्रकार की पिरामिड में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, चाहे वन पारिस्थितिक तंत्र ले लें, जलीय या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ले लें, उसमें आहार श्रृंखला और आहार जाल में प्रत्येक पोषण स्तर पर, प्रत्येक क्षेत्रफल इकाई में, प्रति इकाई समय पर जीवों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा को ये प्रदर्शित करता है। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आई होप आप पिरामिड को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम विभिन्न जो आपके शब्दावलियाँ होती हैं उनको लेकर के आएंगे, और फिर अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे, और वर्ग 2 पर विशेष वार्ता भी कर लेंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। फिर आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, और आप हो सकता है फिर तैयारी अच्छे से भी ना कर पाएँ। तो आप रेगुलर तैयारी करते रहें, और अपना अधिक से अधिक समय तैयारी के लिए ज़रूर दें। धन्यवाद।